अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी से सवाल। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, पाकिस्तान में सियासी हलचल तो चलती रहती है, सस्पेंस भी ख़त्म नहीं होता और एक ड्रामा मुसलसल कंटिन्यू है और एक दायरे का सफ़र है जो चलता रहता है और आपसे उस पर हम तज्सिया भी जानते रहते हैं। लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब जब मीडिया के सामने आए तो उनसे सवाल किया गया अबाउट आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंसी के हवाले से जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अफवाहों पर और सोशल मीडिया पर ध्यान ना दें और दरख्वास्त है कि 2 दिन तो कम अज़ कम सियासी बातों से परहेज़ करें। तो मैंने सोचा कि उनकी बात पे अमल कर लेते हैं और जो लोग आपसे जानना चाहते हैं, जो सवालात की हमारे पास फहरिस्त है, हम उसकी तरफ चल निकलते हैं। क्या ख्याल है? ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल। ये बड़े पते की बात है और सिर्फ अक्ल वाले जो हैं इस निशानी को समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जहां से शहजाद साहब ने एक ऐसा सवाल किया है जिसे कुछ हम आज के दिन यानी 5 जुलाई की तारीख के तनाजुर में भी देख सकते हैं। जी, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है और जहाँ पे स्टेट या इस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई रोल नहीं है? रिसेंटली हमने तुर्की में देखा जहाँ पे ये डेमोक्रेटिक इनकलाब आया, तो अभी भी तुर्की जो है इकोनॉमिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए ये हाइब्रिड सिस्टम ठीक है, हमें ग्राउंड रियलिटीज को देखना है, तो पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम अच्छा है? जी, अच्छा सवाल है। पहली बात तो यह है जी कि ये डेमोक्रेसी चीज़ क्या है। आम लोग समझते हैं कि बस इलेक्शन हो जाए तो डेमोक्रेसी हो जाती है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। डेमोक्रेसी के बहुत से पिलर्स हैं, सतून है, 7-8, जिसके अंदर इलेक्शंस एक पिलर है, उसका आइन एक और पिलर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेजिस्लेचर, आर्म्ड फोर्सेस एंड सो ऑन। तो अब हुआ यह है कि सिस्टम बना, कोशिश की गई कि सारे पिलर्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए और सबको मिला के एक जमहूरी रियासत बनाई जाए। और नेशन स्टेट्स जब बनी तो ये सारे इशू सामने आ गए। अभी तो ज़्यादा दिहाइयाँ अभी नहीं गुजरी, अभी तो एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम कहते हैं कि सबके पास एक वोट है, ख़वातीन के पास भी है, बूढ़ों के पास भी है, गरीबों के पास भी है। ये भी कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि पहले से ही ऐसे था, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके वोट भी मिला। शुरू में तो ये था कि सिर्फ वोट उनके पास था जो टैक्स देते थे, जो टैक्स नहीं देते थे उनको वोट ही नहीं मिलता था, एंड सो ऑन। और ख़वातीन को तो वोट बहुत लेट तारीख में मिला है, एंड सो ऑन। तो अर्ज ये है कि फिर ये आइन जो बनते रहे, मुख्तलिफ किस्म के आइन बनते रहे, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कहीं प्राइम मिनिस्टेरियल सिस्टम है, कहीं और किस्म के सिस्टम्स हैं, कहीं ज़्यादा जमहूरियत है, कहीं कम जमहूरियत है। तो ये एक स्पेक्ट्रम है कि ये आइडियल जमहूरियत और ये आइडियल डिक्टेटरशिप, और उसके दरमियान में वेरियस मुल्क जो हैं, जो रियासतें हैं, वो घूमती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, साइड पे चलती हैं। फॉर एग्जांपल, अभी एक सर्वे हुआ था जहां उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में जमहूरियत जो है वो रिट्रीट कर रही है, पीछे हट रही है। और उन्होंने ये कहा था कि अगर 170-180 ममालिक हैं जिनमें से आधे जो हैं वो थोड़े ज़्यादा जमहूरी हैं और आधे जो हैं वो ज़्यादा कम जमहूरी हैं या ज़्यादा अथॉरिटेरियन हैं, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा जमहूरियत थी वहाँ भी उनमें से भी आधे से ज़्यादा जो है वो पीछे हट रहे हैं जमहूरियत से, जो जमहूरियत के तकाजे हैं, जो सतून है जमहूरियत। और अभी हाल ही में आपने देखा कि जमहूरियत की जो गढ़ है या घर है जो जमहूरियत का, जैसे ये वेस्टर्न यूरोप कहते हैं या यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, वहाँ भी आप देखिए कि जमहूरियत जो है, जैसे कि सब चीज़ें इकट्ठी करके वो फिसल रही है, पीछे हट रही है, और मुख्तलिफ नए सिस्टम्स जो हैं वो वजूद में आ रहे हैं, जो कुछ थोड़े ज़्यादा अथॉरिटेरियन हैं या ज़्यादा पॉपुलिस्ट हैं या एंड सो ऑन। तो जमहूरियत तो, प्योर जमहूरियत तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, सो अगर ऐसी सूरत हाल है कि दुनिया में जमहूरियत पीछे हट रही है और अथॉरिटेरियन सिस्टम्स जो हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम्स जो हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी मेरा ख्याल है इसी किस्म की सूरत हाल है। पहली बात तो पाकिस्तान में ये है कि यहाँ कभी भी जमहूरियत नहीं रही, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। कुछ कभी कभी ज़्यादा जमहूरियत की तरफ हमारा झुकाव था और कभी कभी
कम था और कभी बिल्कुल ही नहीं था, जैसे मार्शल लॉ जब लगे। अब एक सूरत हाल ऐसी है कि एक जैसे कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर कुछ जमहूरियत के तकाजे खड़े हैं और कुछ जमहूरियत के सतून गिर चुके हैं। अब इसके ऊपर आप पूरी एक बहस हो सकती है कि मीडिया आज़ाद नहीं रहा, इलेक्शंस जो हैं वो 47 फॉर्म के साथ होने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप ये चीज़ें सामने रखेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि जमहूरियत बिल्कुल ही कम है यहाँ इस मुल्क में। सिर्फ एक ये है कि एक फॉर्म है इलेक्शन की, एक फॉर्म है मीडिया की, एक फॉर्म है जुडिशरी की। उन्हें अभी आउट नहीं कर दिया गया, अभी रखा गया है, मगर उनको कमजोर इतना कर दिया है कि उनकी अपनी आवाज जो है वो अब बुलंद नहीं हो रही। और वो जो बैलेंसिंग पावर है, जो अकाउंटेबिलिटी है जमहूरियत के अंदर, वो अब बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो इसलिए ये और मैं सिर्फ याद जाते ये कह दूं कि अमेरिका के अंदर भी आप देख ले डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की चीजें कर रहा है। अदालतें उसको चैलेंज कर रही हैं और वो अदालतों को ओबे नहीं कर रहा। और अब वहां भी ये बातें शुरू हो गई हैं कि एक कांग्रेस है उनकी, यहाँ रिपब्लिकन की छोटी सी मेजोरिटी है 15-16 सीटों की, जिसके बेसिस के ऊपर इतने फार रीचिंग फैसले किए जा रहे हैं जो कि आज तक कभी नहीं हुए वहाँ। और ये जो है इतना पावर जो है सारी वो अक्यूमुलेट हो रही है प्रेसिडेंसी के हाथ में, जो कि तस्वर पहले नहीं किया जाता था। पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर जंग डिक्लेयर करनी होती थी तो अमेरिका की आइन कहती है कांग्रेस से इजाजत लेनी पड़ती है। ये प्रेसिडेंट ने तो कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। अब अगर प्रेसिडेंट ने इजाजत नहीं ली ईरान के ऊपर हमला करने की, जंग ही है ना, तो इसका ये मतलब है कि क्या वो उसने कोई गैर आईनी बात की है? गैर आईनी उस वक्त होगी जब कांग्रेस उसको कहेगी कि आपने हमारे से इजाजत नहीं ली, ये गैर आईनी है। मगर अगर कांग्रेस ही नहीं कह रही उसको, तो फिर कौन कहेगा उसको कि ये गैर आईनी है? तो फिर तो अदालतें भी नहीं कहेंगी, क्योंकि अदालतें कहेंगी कांग्रेस का ये फैसला है, ये हमारा फैसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बात जो जमहूरियत 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 एक्चुअली कहा यह जाता था कि बहुत से सियासी सिस्टम्स हैं, मगर उनमें से सबसे अच्छा सिस्टम जो है या सबसे कम बुरा सिस्टम जो है वो जमहूरियत है। अब जमहूरियत के बहुत से पहलू हैं, बहुत सी किस्म की जमहूरियतें हैं, कोई ज्यादा कोई कम। तो इसलिए मेरा ख्याल है आजकल जब बात करते हैं हम जमहूरियत की, तो हमें याद रखना चाहिए कि किस किस्म की जमहूरियत चाहते हैं हम, किस किस्म की जमहूरियत हमने पहले देखी है, क्या वो कामयाब रही, क्या वो फेल हो गई। अगर फेल हो गई है तो क्या ये उसका नतीजा है जिस किस्म की हाइब्रिड रजीम बन रही है? और अगर ये हाइब्रिड रजीम नहीं चलना है तो क्या ये कामयाब हो सकती है मुल्क को चलाने के लिए, सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए, और स्टेबिलिटी लाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ लाने के लिए, गरीबों के लिए कुछ करने के लिए? क्योंकि आफ्टर ऑल जमहूरियत का मकसद क्या है? जमहूरियत का मकसद यही है ना कि सबसे ज्यादा खुशहाली हो मुल्क के अंदर, सब तबके जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाए, सारे खुश हों, ये नहीं कि माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ ना किया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक ये चीजें सामने रखें तो फिर आप ये ज्यादातर जमहूरियत की बात हमें कम ही होगी। ज्यादातर बात ये होगी कि इदारे जो है हमारे, क्या वो स्ट्रांग है या नहीं है, और जिस किस्म का भी सिस्टम है कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। अच्छा, ये शहजाद साहब ये भी जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके लिए क्या हाइब्रिड सिस्टम बेहतर है, अच्छा परफॉर्म करता है? बात यह है जी, हमने हाइब्रिड सिस्टम पहले भी देखा है ना, खान साहब के जमाने में तो हाइब्रिड सिस्टम था ना जी, वहीं से तो बात चली थी कि हाइब्रिड हाइब्रिड, तो वो नहीं चला ना। क्या ये चलेगा? आई डोंट नो। और इससे पहले जो जिस किस्म के लेस हाइब्रिड सिस्टम से, कम हाइब्रिड सिस्टम से, पावर तो उस वक्त भी मिलिट्री के पास था, तो क्या वो चले या नहीं चले? आज तक क्या हुआ पाकिस्तान के 70-80 साल में? कोई सिस्टम चला? 3 सिस्टम 10-10 साल चले हैं मार्शल लॉ के, ठीक। अच्छा, अब उनको अगर आप कंपेयर करें तो उन पीरियड्स में जहां मार्शल लॉ नहीं था या हाइब्रिड था या सिविलियन रूल था, तो फिर ये फैसला करना पड़ता है कि किसको अहमियत दी जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ को अहमियत दी जाए, हुर्रियत को अहमियत दी जाए, डेवलपमेंट को अहमियत दी जाए, इदारे जो हैं उनकी मजबूती को अहमियत दी जाए, किसको अहमियत देंगे आप? अच्छा। तो ये डिबेट जो है ये अभी चल रही है और हम अभी तक एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि अब कौन सा सिस्टम हमें सूट करता है या नहीं करता। अब हमने देख लिया, अब देखते हैं कि ये सिस्टम जो है हाइब्रिड का, ये कोई डिलीवरी देता है या नहीं देता। अच्छा, किसको अहमियत दी जाए? अगर इस सवाल को हम ऐसे देखें कि जो आइडियल डेमोक्रेसी दुनिया में कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में या कनाडा में हम सोच लें, तो वो डेमोक्रेसी किस फैक्टर पे देखी जाती है? और वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, क्या ये फ़र्क है? जी बिल्कुल।
बेसिक चीज तो ये है कि दे आर वेलफेयर स्टेट्स। वेलफेयर स्टेट का ये मतलब है कि वो आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वो रियासतें बनाई गई हैं, जिसके अंदर सारे डेमोक्रेसी के जो पहलू हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, मोर रादर देन लेस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूके एक जमाने में था, अभी भी है। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है इज वेरी डिफरेंट। अभी यहाँ तो वेलफेयर स्टेट कभी बनी नहीं, वेलफेयर स्टेट नहीं बनी, सोशल स्टेट नहीं बनी, कैपिटल स्टेट भी नहीं बन सकी। क्योंकि अगर कैपिटल स्टेट बनती, जैसे इंडिया बन चुका है कैपिटल स्टेट, तो यहाँ भी 8-9% ग्रोथ होती, यहाँ भी हमारी जीडीपी जो है वो 10 गुना ज्यादा होती कंपेयर टू व्हाट इट इज, यहाँ भी लैंड रिफॉर्म्स होते, यहाँ भी एक मिडिल क्लास डेवलप करती जिसके पास पावर होती, एंड सो ऑन। वो तो सिचुएशन नहीं है यहाँ। यहाँ तो अभी भी सेमी फ्यूडल, सेमी कैपिटलिस्ट किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ। तो इसलिए आई थिंक वो अंग्रेजी का मुहावरा है, द ज्यूरी इज आउट ऑन दिस वन। अभी तक इसके ऊपर कोई पक्की बात नहीं की जा सकती। ये जरूर कहा जा सकता है कि जमहूरियत, ज्यादा जमहूरियत इज बेटर देन लेस जमहूरियत। और अच्छा, पाकिस्तान में जब भी अच्छे दौर की मिसाल दी गई तो इमरान खान साहब की ज़ुबान से हमने हमेशा सुना कि अयूब खान साहब का दौर, 60s का दौर पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली बेस्ट था। तो तब किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था सेठी साहब? देखिए, उस वक्त भी एक सिक्योरिटी स्टेट थी, मगर वो सरमायादारी का जैसे कहते हैं ना, बीज बोए गए थे। और वो इसलिए उससे कामयाब कहा जाता है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्री लगी। सबसे अहम बात यह है कि इंडस्ट्री लगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। अच्छा, अब बात यह है कि ये तो एक पहलू है ना, इसके दो और पहलू हैं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती। इसीलिए इमरान खान साहब इस किस्म की बात करते हैं, उन्हें एहसास नहीं है कि इसके दो और पहलू भी थे। एक पहलू तो ये था कि उस वक्त सरमायादार अमीर हो गए और गरीब लोग गरीब ही रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उस वक्त सारा पैसा जो है वो अमेरिका से आ रहा था, हथियार भी अमेरिका से आ रहे थे, एड भी अमेरिका से आ रही थी। आप खुद पाकिस्तान के अंदर कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे थे, सारा कुछ बाहर से आ रहा था और फ्री फंड में आ रहा था। क्यों? क्योंकि आप अमेरिका के एक एलाई बन चुके थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, और आपको एक एंटी कम्युनिस्ट स्टेट बनाने के यहाँ बीज बोए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से। तो इसका ये मतलब है आप तो किसी बोरोड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर आप बैठे हुए थे। इसीलिए अमेरिका ने, उस वक्त के अमेरिका ने आपको सपोर्ट किया। आप उस वक्त के जो अमेरिकन अलायंसेस थे उनका हिस्सा बन चुके थे। तो आपने तो अपनी आज़ादी खो दी ना उस वक्त। तो क्या आप क्या इमरान खान ये कहते हैं कि उस किस्म की गुलामी एक दफा फिर आ जाए, उस किस्म की सरमायादारी की ग्रोथ हो यहाँ जिसमें गरीबों को कुछ ना मिले? तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है, ये सिंपल इश्यूज नहीं है। और ये आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, खान साहब को इस बात का भी इल्म होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। वो ये है कि अयूब खान के जमाने में बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के बीच जो थे वो बोए गए, क्योंकि उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ। पहली बात कि आपने इतना सेंट्रलाइज कर लिया है पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा, और बांग्लादेश के अंदर एक नेशनलिस्ट तहरीक शुरू हो गई वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कि सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो वेस्ट पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश से को कुछ नहीं मिल रहा। इसलिए वहाँ एक तहरीक शुरू हो गई ऑफ सेपरेशन। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम डेवलपमेंट्स थी अयूब खान के ज़माने की। बुनियादें देखना बहुत ज़रूरी है किसी अंडरस्टैंडिंग से पहले। से अहमद यार साहब, सेठी साहब, ये जो पाकिस्तानी मतलब प्राइम मिनिस्टर वगैरह ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की खुशामद कर रहे हैं, और इनको ये है कि इसी खुशी में शायद ये कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला हल कर दे, तो ऐसा तो नहीं कि यही चीज़ वो इनके साथ कर रहा है? मतलब जब से इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो तकरीबन वीक में 1-2 बार वो ट्रंप साहब कह देते हैं कि भाई पाकिस्तानी जो है ना वो लीडर बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी है और वो चीज़ें बहुत अच्छी बनाते हैं और उनके आर्मी चीफ बहुत अच्छे हैं। मतलब आए दिन कोई ना कोई बयान देता है। ऐसा तो नहीं कि वो इनको ये साबित करना चाहता है कि देखो हमारा तो मतलब जो पुराना एक इत्तेहादी है इंडिया में, तो उसको छोड़ के तुम्हारी साइड पे हुआ हूँ, तो अब तुम ये अच्छे बच्चे बनो और इसराइल को तस्लीम कर लो, और इस तरह शायद कोई कश्मीर में भी इनसे समझौता करवा दे। देखिए, आप सही सोच की तरफ चल रहे हैं। बात यह है क्यों हमें इस किस्म की रॉयल ट्रीटमेंट दी जा रही है। यही डोनाल्ड ट्रंप है, जबकि पहली दफा आया था तो कह रहा था पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल क्रॉसिंग की है, हमसे 20-30 अरब डॉलर ले लिए पिछले 10-15 सालों में, और हमारे साथ डबल गेम खेलता रहा, डबल क्रॉस करता रहा, इसलिए हम बिल्कुल इस पर एतमाद नहीं। और वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आज आपकी तारीफें कर रहा है और
आपको आसमान पे जा रहा है, क्या वजह? तो आपने अच्छी निशानदेही की है, मगर मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। पहली बात तो ये है जी कि पहली दफ़ा अगले 10-20 साल जो है उसके अंदर एक नई डिमांड हो रही। एक नई डिमांड है रेयर अर्थ मिनरल्स की, और रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं सबसे ज़्यादा चाइना में है, और कुछ अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और अमेरिका की अपनी सप्लाई जो है वो कम है। उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की फॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और क्योंकि अब वो नए मेटल्स और नए रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो तेल की वो अहमियत नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, उस सिलसिले में पाकिस्तान ने, आपने देखा कितनी जल्दी नए कानून बनाने शुरू कर दिए, और कितनी जल्दी फॉरेन कंपनीज को इंटरेस्ट करने की दावत दी जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की भी इंटरेस्ट है। तो पहली बात तो यह है कि एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन जो है वो 100,000 बिलियन का होता है। वो कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, बेसिकली इन केपी प्रोविंस एंड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। तो इसीलिए इतनी जल्दी वो कानून भी पास करना पड़ा एंड सो ऑन। तो एक तो ये नया इंटरेस्ट डेवलप हो गया है अमेरिका का एंड डोनाल्ड ट्रंप का, एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज्योग्राफी। आप बैठे हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, उस जगह पे जहां आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आगे के लिए। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, ठीक, एंड सेंट्रल एशिया और इंडिया। तो आई थिंक अमेरिका का जो इंटरेस्ट है दिस रीजन बहुत ज्यादा हो गया। अब वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, टैक्टिकल इंटरेस्ट नहीं रहा। तो दैट इज द सेकंड रीजन कि आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखने हैं, ताकि आपके साथ बैठ के कुछ डेवलपमेंट्स हो आगे जो होंगी उनके ऊपर नजर रखी जाए। और तीसरी चीज, मैं आपके साथ पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि वहां जो बात हुई है यही हुई होगी, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। कि देखिए, आगे जाके मैंने सेटलमेंट करवानी है मिडिल ईस्ट की, मैंने इब्राहिम अकॉर्ड जो है उनको वापस लेके आना है एजेंडे के ऊपर। ये होने वाला था मगर गड़बड़ हो गई, नहीं हुए, अब हमने करना है। इब्राहिम अकॉर्ड्स का बेसिक मकसद ये है कि हर मुल्क, इस्लामी मुल्क जो है वो इसराइल को रिकग्नाइज करे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उसके साथ खोल दे, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो कि जी इसराइल लीगल एंटिटी है या इलेजिटिमेट है। और उस सिलसिले में उन्होंने पहले 4 ममालिक को तैयार कर लिया था, और उसके बाद अब उन्होंने सबको तैयार करना है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी ये कह दिया है कि देखिए, अगर बाकी मुस्लिम ममालिक को हम मनवा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाए, आपको भी करना पड़ेगा। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक हमारी तरफ से ये जवाब दिया होगा कि देखेंगे जब वक्त आएगा, अगर बाकी सब लोग मुसलमान ममालिक तैयार हैं ये करने के लिए, तो फिर हम तो बहुत दूर बैठे हैं। अगर वो लोग जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उस रीजन के अंदर वो तैयार हैं, तो हमें क्या एतराज हो सकता है। इनफैक्ट अंदर की बात यह है कि हमें तो बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि इसराइल ने इंडिया के साथ इतने अच्छे तल्लुकात बनाए हुए हैं कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है, उनकी हेल्प भी हो रही है। और हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स ने कब से कहते थे कि किसी तरीके के साथ ये इंडिया और इसराइल की लिंक जो है इसको कमजोर किया जाए, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है। तो बड़े लोग हैं यहाँ जो ये सोचते होंगे कि अगर इसराइल की रिकग्निशन हो जाती है और सऊदी अरेबिया कर लेता है तो हम फिर उनके साथ मिलके हम भी फिर खड़े हो जाएंगे, ऐसी क्या बात है। और जाहिर है कि अगर जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने हमास को भी तैयार कर लेना है और हिजबुल्लाह को भी तैयार कर लेना है किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हमास, हिजबुल्लाह वगैरह दे ऑल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम some of these countries, especially Iran. अब ईरान माने या ना माने, अगर बाकी सारा मुल्क जो है वो मुसलमान ममालिक जो है वो तैयार हो जाते हैं तो आप किस खाते में खड़े हैं। पैलेस्टाइन, आपका तो कश्मीर का इशू है, पैलेस्टाइन का तो नहीं है। पैलेस्टाइन का तो मुसलमानों का इशू भी नहीं है वो, बिकॉज पैलेस्टाइन इज नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं इन पैलेस्टाइन एंड सो ऑन। तो वो तो बना मुसलमानों का है, बिकॉज वो सारी जो रियासतें इसराइल के इर्द गिर्द देयर ऑल मुस्लिम स्टेट्स, इसलिए उसको मुस्लिम इशू बनाया जाता है। एक्चुअली इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, बट एनीवे। तो अब ये है कि आई थिंक ये कमिटमेंट हम कर रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा
तो हम वी विल फॉल इन लाइन विद द अदर मुस्लिम कंट्रीज। आप उनको मना लें, हमारा इशू नहीं। तो आई थिंक इस किस्म की बात डोनाल्ड ट्रंप के लिए और क्या चाहिए? यही अगर उसने कर लिया, इसराइल की रिकग्निशन कर ली, तो आप देखिएगा यही मुल्क जो है जो कि इसराइल का साथ देते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं, जिसके अंदर ये नोबेल प्राइज वाली मुल्क भी है, तो वो ही उठा के डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज दे देंगे। तो मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि आगे जाते बाकी मुस्लिम ममालिक तैयार हो जाएंगे इसराइल की रिकग्निशन के लिए, और अगर जैसे वो होगा तो आप भी तैयार हो जाएंगे और फिर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। और आपका ख्याल है, उम्मीद है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को हम कन्विंस करेंगे यार साडा कश्मीर का मसला भी हल कर दे, और कुछ नहीं तो मुशर्रफ वाला फार्मूला ही वापस ले आओ, ताकि ये लड़ाई झगड़े खत्म हो, हम भी अपने अवाम की तरफ तवज्जो दे सके इंस्टेड ऑफ डिफेंस एंड आर्मामेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए नदीम मलिक साहब के शो में ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। जब उनसे सवाल किया गया, इसका मतलब है कि ये चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, और जैसे आपने कहा कि ऐसी बात ज़रूर हुई होगी जिस पे पाकिस्तान ने ये कहा होगा। अब जो अगला सवाल है वो है कराची से, लेकिन शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जो बात हो रही थी मिडल ईस्ट और अमेरिका की पॉलिसी और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से, इसी से रेलेवेंट एक क्वेश्चन अली कराची से जानना चाह रहे हैं। सर सब मशरक़ वस्ता में और कुछ अरब कंट्रीज या फिर कह लें कि मुसलमान कंट्रीज में जिस इसने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी के साइंसदान मारे गए तो किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला हो गया, और किसी को हमले की धमकियां देकर कुछ न कुछ करके किसी मुस्लिम कंट्री को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने दिया गया। पाकिस्तान के सामने भी यही सबसे बड़ा चैलेंज था। पाकिस्तान के कोई भी एक साइंटिस्ट जो है वो आज तक मारा नहीं गया, या फिर पाकिस्तान की किसी भी एक भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं हुआ, जबकि हमारे पड़ोस में हमारा इतना बड़ा दुश्मन है इंडिया, और दूसरा हमारा दुश्मन इसराइल था। दोनों के होते हुए किसी एक भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट या फिर किसी न्यूक्लियर संस्थान को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका क्रेडिट किसको देंगे? आईएसआई को देंगे? पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इतना ज्यादा अपनी इन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की हिफाजत करता है, जो कि आज तक इसमें कोई भी लूप होल नहीं है? आप इसका कितना क्रेडिट देंगे पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की जो भी ये लोग करते हैं इसकी हिफाजत? इनको पाकिस्तान किस तरह से प्रोटेक्ट करता है और किस तरह से बचाता है कि आज तक इसको कोई हाथ नहीं लगा सका? ये सियासत है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिसकी वजह से आपको आज तक इसको हाथ नहीं लगाया गया। मगर ये नहीं कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश सियासी तौर पे की गई है, मिलिटरीली कोई कोशिश नहीं की गई। मिलिटरीली कभी भी आपको थ्रेट नहीं थी। थ्रेट होती तो फिर आप कहते हैं ना किसने बचाया, देयर वाज नेवर अ मिलिट्री थ्रेट। अच्छा, अब आइए क्या सियासत क्या थी? सियासत ये थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, और लोग ये कहते हैं कि इसके लिए कुछ फंडिंग भी है, वो भी किसी मुस्लिम ममालिक से पैसे भी आए थे कि आप कैन स्टार्ट दिस प्रोग्राम। अच्छा, अब उस वक्त इसका एक सियासी लेट्स से सिग्नलिंग थी, वो थी इस्लामिक बॉम्ब। इस्लामिक दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स किसी के पास नहीं थे। क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज के पास थे, कम्युनिस्ट्स के पास थे, न्यूट्रल वाले लोग जो थे इंडिया टाइप, उन्होंने भी शुरू कर दी थी अपने प्रोग्राम। तो एक इस्लामिक मुल्क में किसी में नहीं था। तो सिविलाइजेशंस के अंदर हिंदू सिविलाइजेशन ने भी ले लिया बॉम्ब, ज्यूज ने ले लिया, क्रिश्चियंस ने ले लिया, कम्युनिस्ट एथियस्ट ने ले लिया। तो ये एक सोच थी कि एक इस्लामिक ब्लॉक भी बनना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, आई थिंक 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इस्लामिक समिट की थी, जहां सब दुनिया के सब इस्लामिक लीडर्स को बुलाया था। तो अब बात यह है कि उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि तवज्जो और न्यूक्लियर डेवलपमेंट थी। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोग्राम तो शुरू कर दिया आपने, पीसफुल प्रोग्राम, मगर 1980s के अंदर इस प्रोग्राम को आपने थोड़ी इसमें फुर्ती आई जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि जनरल साहब ने इसको प्रोटेक्ट किया और इसको खुफिया रखा, और हमेशा यही कहा कि हम तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, हमारा तो इरादा ही नहीं है किसी किस्म का बम बनाने का। बिकॉज उन्होंने देखा था कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ कि अच्छा तुम इस्लामिक बम बनाना चाहते हो, अच्छा तुम इस्लामिक ब्लॉक बनाना चाहते हो। तो इस भुट्टो साहब फारग हो गए। और ज़िया उल हक साहब, ये वही ज़िया उल हक साहब है जो जब ये ब्रिगेडियर थे जॉर्डन के अंदर, हमारी एक कंटिजेंट फौज की गई हुई थी, जब वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस, PLO एंड सम अदर पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस, तो उस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब की जो कंटिजेंट थी उसको इस्तेमाल किया गया टू ड्राइव दी
PLO PLF भी थे, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, उनको धकेला गया बैक इनटू आउट ऑफ पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन। तो इसलिए जनरल जिया बिकेम एन अमेरिकन एलाई। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका को सख्त जरूरत थी अगेंस्ट सोवियत यूनियन। आपने सारा कुछ अमेरिका को हवाले कर दिया, हमने कहा ठीक है आइए आप रूस के साथ लड़ते हैं। इसलिए अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तवज्जो नहीं दी। उन्हें पता था कि अगर यहाँ हमने पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा हमारा जो है फ्रंट जो हमने अमेरिका रूस के खिलाफ जो खोलना है। तो आपको 6-7 साल खुले मिल गए, क्योंकि आपको उनको पता था आप बना रहे हैं, मगर उन्हें यह था कि यार अभी इतनी आसान नहीं है, बड़ी वक्त लगेगा इनको, अभी पहले हम रूस का कर ले, इनको ये बात छेड़ी तो शायद ये तावन ना करें। तो और ये बात चलती रही, और इसका फिर नतीजा कब निकला, कब उन्होंने फैसला किया कि नहीं यार अब पाकिस्तान को रोकना है, वो उस वक्त निकला जबकि सोवियत यूनियन फारग हो गया फ्रॉम अफगानिस्तान, और ज़ियाउल हक साहब उन्होंने सोचा कि अब ज़ियाउल हक की जरूरत नहीं है, और ज़ियाउल हक ही है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। तो फिर आपने देखा ज़ियाउल हक साहब फारग हो गए। अच्छा, अब मैं इससे आगे कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ नहीं जाता, इशारा ही काफी होता है कि व्हाई ज़ियाउल हक वाज नॉट नीडेड एनीमोर। देन द फोकस केम ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और उस वक्त से लेके, क्योंकि ज़ियाउल हक ने 1987 में ये कह दिया था, क्योंकि उस वक्त इंडिया के साथ टेंशन्स बड़ी चढ़ रही थी, और उस वक्त ज़ियाउल हक ने ये ऐलान किया कि वी आर अ स्क्रू ड्राइवर स्टर अवे फ्रॉम मेकिंग द बॉम्ब। पहली दफा पाकिस्तान के एक लीडर ने यह तस्लीम किया कि हम बम हमने तैयार कर लिया, सिर्फ 2-3 पेच कसने और बम तैयार हो जाएगा। वो इंडिया को धमकी देने के लिए था। और उस वक्त किसी वक्त मुशाहिद हुसैन साहब से पूछिएगा, पूरी शायद बात ना करें, कि किस तरीके से पूरी एक साजिश के तहत कुलदीप नैयर साहब हैं एक जर्नलिस्ट इंडिया के, उनको दावत दी गई, वो आए, उनको मुलाकात करवाई गई डॉक्टर AQ खान के साथ। डॉक्टर AQ खान ने उनको बताया कि ये बना लिया हमने, ताकि डिनाई भी कर सकें और ऑफिशियल भी ना हो। तो वो उन्होंने जाके इंडिया को बताया कि जी वो तो कह दे रहे बम बना लें। अच्छा। हाँ, तो मतलब है कि उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ, तो फिर 1990 में जब मोहतरमा आई, तो उस वक्त अमेरिका ने मोहतरमा के ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया कि जी अब आप ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करें। अच्छा, उस वक्त जब ये बात हुई तो उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये मोहतरमा तो उनके हाथ में है। तो फिर मोहतरमा की भी छुट्टी करानी पड़ी, तो मोहतरमा की छुट्टी करा दी, बिकॉज मोहतरमा वाज क्लोज टू द अमेरिकन्स। अच्छा, नवाज शरीफ साहब आ गए। तो नवाज शरीफ साहब तो ज़ियाउल हक साहब के ए टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे, तो और एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 90 की दिहाई में, 1990 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 1990, तारीख पढ़ लीजिए जाके। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर थे रॉबर्ट ओकली जा रहे थे, और सितंबर के अंदर उनकी टर्म खत्म हो रही थी। तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अब हम पाकिस्तान के साथ सारा बंद करने लगे हैं एड, और सारे जो आपने F-16 भी के लिए $650 बिलियन भी हमें दिए हैं वो भी नहीं मिलेंगे आपको, और हम आपकी एड भी बंद करने लगे हैं। क्यों आप न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बंद करें। ये क्या किया, और वो चले गए। उसके बाद अगले 4 साल अमेरिका ने पूरी कोशिश की, आपके ऊपर हर किस्म के सैंक्शंस लगाए, हर किस्म के अमेंडमेंट्स किए अपने कानून में, और आपको दबाने की कोशिश की कि उनके उस वक्त ये कहते थे फ्रीज रोल बैक योर न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहले कहते थे कि फ्रीज कर दे। अच्छा। फ्रीज का मतलब ये है बंद कर दे, एनरिचमेंट करना। फिर कहते थे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है उनके ऊपर कैप लगा दें ताकि वो इस्तेमाल ना हो सके। फिर कहते हैं रोल बैक करें, कि ये जो कुछ बनाया है इसको खत्म करें। कैप, फ्रीज, रोल बैक योर प्रोग्राम। ये उनके एक के बाद दूसरे उनके लोग आते रहे यहाँ और प्रेशर डालते रहे, पहले नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, फिर बेनजीर भुट्टो साहब की दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर, मगर उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट डटी रही और उन्होंने कहा नो। एंड सो आई थिंक दैट इज हाउ उस वक्त तक बना लिया था हमने। तो जब बना लेते हैं आप तो फिर मुश्किल हो जाता है। बनाने से पहले आपको रोका जा सकता है, मगर जब ये रोकने का वक्त था 1980s में, उस वक्त अमेरिका को आपकी सख्त जरूरत थी। सो आपने you went ahead and you made this. So that is how the thing came to be. उसके बाद खैर अब तो हमने टेस्ट भी हमने नहीं किया
जब इंडिया ने टेस्ट किया तो फिर वी वर कंपेल्ड टू टेस्ट। उस वक्त भी आपको पता ही है कि कितना प्रेशर था कि आप टेस्ट भी ना करें। वो कहते थे हम आपको $4-5 बिलियन देते हैं। तो बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ साहब को कहा था, नवाज शरीफ साहब ने कहा नो, अब हमने टेस्ट करना ही करना है। एंड सो दैट इज हाउ वी वर एबल टू रिटेन आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। और तब ये मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन भी ऐसी नहीं होती होगी सेठी साहब, सेफगार्ड्स ऐसे नहीं होते होंगे कि पता चल सके एनरिचमेंट किस हद तक पहुंची, इसीलिए पाकिस्तान इस काबिल हुआ। जी बिल्कुल जाहिर है ना, उस वक्त तो वो अगर कहते हैं हमने इंस्पेक्शन करनी है तो हमने कहना था नो, एंड देन वी वुड नॉट हैव कोऑपरेटेड विद देम इन अफगानिस्तान। तो इसलिए अलबत्ता ये जरूर है कि हमने जो सेफ्टी के सिस्टम्स बनाए हुए हैं, देखिए इसमें लॉक्स होते हैं, इसके हर किस्म के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें से हमने काफी अमेरिकन सिस्टम्स लगाए हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी मुख्तलिफ जगह पे, उसके मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, पार्ट्स जो हैं वो अलग जगह पे रखे हुए हैं। डिलीवरी अलग है, एनरिचमेंट अलग है, एंड सो ऑन। ओके ठीक है। अब वॉरहेड अलग है, ट्रिगर्स अलग हैं। ठीक है, ये सेफ्टी के जरूरी हैं। अब इंग्लैंड से अब्दुल्ला वेडाइच। सेठी साहब, पिछले 100 साल में दुनिया भर में जितने भी तनाज़ात ने जन्म लिया है, अमेरिका बतौर सुपर पावर उन तमाम तनाज़ात में बिलवास्ता या बिलावास्ता शामिल रहा है। अब चीन जो कि सुपर पावर बनना चाहता है, उसके ख़ित्ते में उसकी दहलीज़ पे तनाज़ात जन्म ले रहे हैं, जिनमें अमेरिका अपने अलाइज़ की मदद के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन चीन मुसलसल अमेरिका का सामना करने से कतरा रहा है। क्या चीन के ये कतराव और गुरेज की पॉलिसी उसको सुपर पावर बनने का जो ख्वाब है उसे पूरा कर सकती है, या फिर उसे एक ना एक दिन अमेरिका को कॉन्फ्रंट करना ही पड़ेगा? देखिए, अमेरिका जो है उसकी जो हेजेमनी है वो हथियारों के ऊपर और वॉर के ऊपर है। चीन बिल्कुल वो हेजेमोनिक है ही नहीं। उसका जो सारा फलसफा जो है वो इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी हुआ है इकोनॉमिक्स। अब वो कामयाब हो गया है, अब वो अमेरिका के हाथ नहीं आ सकता। अमेरिका अपने फॉरएवर वॉर्स में फंसा रहा, चीन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता रहा, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि चीन को रोका नहीं जा सकता। सिर्फ एक तरीके से रोका जा सकता है और वो यही था तजारत। अब इसीलिए अमेरिका ने ड्रामे, ये सारा जो टैरिफ्स का जो इश्यू है इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जोर लगाया कि मार्केट्स डिनाई की जाए चाइना को। मगर आई थिंक इट्स टू लेट फॉर दैट। चीन पहुंच गया वहां। अभी चीन ने अपना हाथ नहीं दिखाया आपको कि टेक्नोलॉजिकली वो कहाँ तक पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी कि चीन कहाँ पहुंच गया है। मेरे हिसाब से चीन इज ऑलरेडी ओवरटेकन in many significant ways American technology and technological advances। और ये अगले 3-4 साल में आप देखिएगा कि with the use of AI China will become the world power, और अमेरिका इसको रोक नहीं सकता। वो कोई मीठे से मरता हो तो उसे जहर देने की जरूरत नहीं है, चाइना की ऐसी पॉलिसी है अमेरिका के बरक्स। सवाल है सिडनी से, खुसूसन एक सवाल शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की तरफ आता है ये सवाल नदीम ख्वाजा साहब सिडनी से। शार्प एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, ये पीटीआई वाले तमाम निज़ाम को रीसेट क्यों नहीं कर देते बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द नेशनल असेंबली? इसके बारे में जरा कुछ फरमा दीजिए। बेचारे कितनी दफा तो रिजाइन कर चुके थे, फिर वापस आ जाते हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म तो रखना चाहिए ना। आप रिजाइन कर देंगे तो क्या होगा, घर चले जाएंगे वो, हाँ बाई इलेक्शन करके ये और मजबूत हो जाएंगे। तो इस वक्त तो जो मूड है ना, एंटी पीटीआई मूड, वो ये नहीं है जी कि जमहूरियत का कोई तकाजा है कि जी वो असेंबली चलनी है। वो जो असेंबलियाँ चला लेंगे वो ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए, यहाँ पावर की गेम है, इट इज़ नॉट अबाउट इंस्टीट्यूशंस एनीमोर। इसलिए वो रिजाइन कर देते हैं तो रिजाइन कर दे, घर चले जाएंगे। याद हो ना, रिजाइन करके कोई मूवमेंट लॉन्च करे, मूवमेंट तो वो रिजाइन करे किए बगैर भी कर सकते अगर कर सकते तो इसलिए इट डजंट मैटर। कम से कम असेंबली के अंदर रहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, इश्यूज को खड़ा किया जाएगा, और कल को असेंबली के अंदर ही कोई ना कोई सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये अब वो जमाने गए कि जी क्राइसिस क्रिएट कर दें बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द असेंबलीज। वो खान साहब ने करके देख लिया था ना, पंजाब से रिजाइन करके चले गए थे तो उन्होंने पंजाब की गवर्नमेंट पकड़ ली एंड सो ऑन। तो इसलिए आई थिंक ये टैक्टिक इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर। ठीक है, पीटीआई की पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है कि उनको रिव्यू करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए पॉलिसी को। तो दुबई से मोहम्मद कमाल सिद्दीकी साहब सजेस्ट क्या कर रहे हैं? If MQM can be without Altaf Hussain, then why not PTI without Imran Khan? Why not PTI without Imran Khan? Yes. MQM
MQM was an ethnic party based only in Karachi. PTI is a national party. Number one. Number two, PTI की कोई फिलॉसफी नहीं है, सिर्फ इमरान खान है। MQM की तो महाजर फिलॉसफी थी ना, क्योंकि वो तो अल्ताफ हुसैन ना भी हो तो वो फलसफा तो रहता है ना, महाजर की प्रोटेक्शन, कोटा सिस्टम, सिंधियों के खिलाफ जॉब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए वो और फिनोमिनन था, इसीलिए जब उसको फारग किया तो उतना बड़ा झटका नहीं लगा झटका, मगर अभी भी MQM जो है वो MQM तो नहीं रही ना जो कि सारा कराची को स्वीप कर जाती। तो एक इस किस्म के लीडर को हटाने के साथ फर्क तो बहुत पड़ता है, MQM को भी पड़ा है, मगर क्या जो उसके पीछे जो उसकी सोच थी जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन को अहमियत मिली और MQM की फलसफे, वो यही थी ना, महरूमियत, कि महाजर ये समझते थे कि ये हम जिस प्रोविंस में हैं हमें सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनने देना, हमने ये फर्स्ट क्लास सिटीजन रहना है। और यही लड़ाई झगड़ा MQM उर्दू स्पीकर से सिंधी स्पीकर्स का था। तो इसलिए आई थिंक PTI का तो वो प्रॉब्लम नहीं है। PTI इज वन मैन, इमरान खान। कोई और इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं है, कोई इस्लामिक फिलॉसफी नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इट्स अ फैन क्लब, इट्स नफरत अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग पार्टीज एंड इट्स न्यू मिडिल क्लास जो कहती है कि एटलीस्ट दिस वे हमें एम्पावरमेंट मिलेगी। और उन्होंने इमरान खान को अपना लीडर बनाया है। इमरान खान के बगैर कोई PTI नहीं है। ठीक है, इमरान खान साहब और अल्ताफ हुसैन साहब में फ़र्क जाना आपने, ये तो हो गया पाकिस्तानी सियासत पर। इस्लामी सियासत के हवाले से सवाल कासिम याकूब राजा फ्रॉम इंग्लैंड। सेठी साहब, अभी मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया और चाइना जो है ये ईरान से सस्ता फ्यूल खरीद सकते हैं। ऑफिशियली पाकिस्तान क्यों नहीं खरीद सकता? इस पे थोड़ी रोशनी डालें। अगर पाबंदियां हैं ईरान पे तो सबके लिए होनी चाहिए, फिर दो मुल्कों के लिए है नहीं है और बाकियों के लिए है, इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें। देखिए, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है बड़ा फर्क है ना। होना तो यही चाहिए कि सबकी तरफ सबके लिए एक ही असूल होना चाहिए, मगर ऐसे नहीं है ना हकीकत में। रियाल पॉलिटिक है, रियासत के इदारे हैं, रियासत के इंटरेस्ट है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं और सैंक्शंस का ये मतलब है कि अगर कोई उससे तेल खरीदेगा तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा और कहेगा आप हमसे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसके बावजूद रूस जो है वो खरीदता है और ईरान को पैसों की भी जरूरत है और रूस के लिए ये नहीं कि उनको तेल की जरूरत है, और उनको ईरान को सप्लाई भी करनी है हथियार वगैरह, तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस ऑफ ट्रेड आल्सो। ईरान की हेल्प भी करनी है, तो रूस के ऊपर क्या सैंक्शन लगाएगा? रूस डजंट माइंड दीज सैंक्शंस, टू बिग फॉर सैंक्शंस। इंडिया असली बात है, और चाइना ने कौन सी आप सैंक्शन लगाएंगे चाइना के ऊपर? चाइना आपके ऊपर सैंक्शन लगा देगा जिस किस्म की आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, सो तो वो आप नहीं कर सकते। आ जाइए इंडिया पाकिस्तान तो बिल्कुल कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान को तो वो पाइपलाइन नहीं बनाने देते, कहते हैं पाइपलाइन बनाएंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। आपकी सारी तजारत जो है, सारी तजारत USA और UK और जर्मनी और EU के साथ है, वहीं से आप सब कुछ खरीदते हैं और वहीं आप जो है बेचते हैं। आपको खास ना इंडिया को खास बेचते हैं, ना चाइना को खास बेचते हैं, ना रूस को। तो आपके तो सारा जो लाइवलीहुड है, रोना धोना आपका और खाना पीना जो है वो लगा हुआ है वेस्ट के साथ। अगर वेस्ट आपके ऊपर सैंक्शन लगाता है आप उड़ जाते हैं। तो वो जो GSP+ है जो आपका स्टेटस, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 3-4 छोटी चीजें, तो आप सैंक्शंस कैसे करेंगे? यू कांट फाइट अमेरिका। इंडिया इज नाउ पार्ट ऑफ क्वाड। इंडिया के साथ वो उसको खड़ा करना चाह रहे हैं अगेंस्ट चाइना। तो इंडिया के लिए स्पेशल कंसेशन है। इंडिया भी 30% ऑफ इट्स ऑयल ईरान से लेता है। इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं है और अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं होगी। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है कि जिसके ऊपर चाहे सैंक्शन लगा दे, जिसके ऊपर चाहे ना लगाए, और जो लोग खड़े हैं मजबूत हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, और जो नहीं है हमारे जैसे वो लम्बे पै जाते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना सादा फॉर्मूला। और अब अदील लाहौर से। आपकी चिड़िया का एक ताल्लुक रावलपिंडी से जोड़ा जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर मौजूदा डेडलॉक के हल के लिए तमाम फरीकैन आपको इख्तियार दें कि कोई फार्मूला दें जिस पर तमाम एग्री कर दें, तो आप क्या तजावीज़ देंगे? यार ये बस कर दें यार। कोई कहता है तो प्राइम मिनिस्टर बना देने हैं तो दसो की करोगे। कोई कहता है यार ये ना ऐसा किया करे तो बेहतर है। इनके कोई जवाब नहीं होते। इतना कुछ करने को है, मगर वो बहुत सी चीजें इनकलाबी चीजें हैं, तो अगर इनकलाब के बगैर वो हो नहीं सकती। और इनकलाब के साथ भी कभी कभी उल्टा ही हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए बहुत से इकदाम हैं
ये सारी सियासी जमातें जो हैं सबके मैनिफेस्टोज हैं ना, आप पढ़ लीजिए। अगर ये सिर्फ अपने मैनिफेस्टोज इंप्लीमेंट कर दें तो मसला हल हो जाता है। तो आप मेरे से क्या पूछते हैं? आप इनके मैनिफेस्टो देख लें, टिक कर दें ये चीजें होनी चाहिए। दैट्स राइट। सबके अच्छे मैनिफेस्टोज हैं, बट एक्चुअली हकीकत में होता कुछ और है। इसलिए मुझे मत पूछें कि अब मैं अपना एक मैनिफेस्टो बना के दूं। वेस्ट ऑफ टाइम। ये सही कह रहे हैं कि चिड़िया का एक ताल्लुक रावलपिंडी से जोड़ा जाता है। रावलपिंडी से यार पता नहीं कि मेरे तावर, देखो यार मुझे अब 45 साल 45 ईयर्स एटलीस्ट जर्नलिज्म में हो गए, तो यार मेरी फिर हाथ हर जगह पे पहुंचे हुए होंगे ना, और मैंने जेलें भी काटी हैं, मतलब है मेरी सजा भी हुई है ये पंगे में जो लेता रहा हूँ। तो बात ये है कि अब दोस्ती यारी तो सब जगह पे है। और अब देखे ना, अब ये ऑल दीज पीपल हु आर लीडिंग द कंट्री, ये सब जूनियर है मेरे से जी। मतलब है निकरा समझे तो कैसी पतलूना पाई हैं सब ये सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, दे आर ऑल वेरी तो मतलब आई नो मोस्ट ऑफ देम एंड आपकी वजह से, क्योंकि आप लोग मुझे कुछ सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, तो कुछ थोड़ी बहुत मुझे लोग प्यार भी करने लग पड़े हैं। अल्लाह खैर सल्ला, जितने करते हैं उतने हेट भी करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ। बाकी ये है कि चिड़िया जो है कोशिश उसकी यही होती है कि हर जगह पे पहुंचे। कभी पहुंच जाती है, कभी नहीं पहुंचती, किसी सूरत हाल में ज्यादा पहुंचती है, किसी में कम पहुंचती है। तो हर इदारे के साथ दोस्ती यारियां भी हैं, दोस्त भी हैं, और लोग वो भी हैं जो पसंद नहीं करते। तो लाइफ गोज ऑन। हाँ, तो चिड़िया की परवाज़ हर जगह पर है, अगर हम इसे ऐसे कॉन्क्लूड करें। और भी बहुत से सवाल होंगे आपके जहनों में, सामने इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।